ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। इतिहास में पहली बार किसानों को लेकर इतना बड़ा बदलाव होने वाला था। 1998 का समय था, बीजेपी वाजपेयी की सरकार थी। फैसला लिया गया कि किसानों का पेमेंट गन्ना समिति से न होकर अब सीधा उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। देश के तथाकथित किसान नेताओं ने, बुद्धिजीवियों और उस समय का विपक्ष कांग्रेस ने इस देश के किसानों को सड़कों पर उतारा, आंदोलन कराए, इस फैसले का विरोध कराया। एक भ्रम झूठ फैलाया गया कि सरकार इस कानून से किसानों की आय जानना चाहती है, आय जानकर उन पर इनकम टैक्स लगाएगी, बिना बताए खातों से कर्ज वसूली करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, शुगर इंडस्ट्री का डी लाइसेंसिंग, बीटी कॉटन की रजामंदी, हर फैसले को इन्हीं लोगों ने किसानों के खिलाफ काला कानून बताकर देश भर में आंदोलन कराए। केवल किसान नहीं, बड़े बड़े कृषि एक्सपर्ट, रिसर्चर, साइंटिस्ट, खुद किसान नेताओं ने माना कि 22 साल पहले लिए गए वो फैसले किसानों के फायदे में थे। अगर वो फैसले ना लिए गए होते तो आज किसान जीवन की परिकल्पना लगभग नामुमकिन था। इतिहास आज एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। दशकों से किसानों का शोषण करने वाली कृषि व्यवस्था को सही मायने में किसान प्रधान कृषि व्यवस्था बनाने के लिए भारत सरकार 3 नए कानून लाई है। ठीक वैसे जैसे 22 साल पहले किसान हितैषी फैसलों को काला कानून बताकर पुरजोर विरोध हुआ था, वैसे ही आज इन तीनों कानूनों को वही लोग जिन्होंने किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं करा, काला कानून बताकर इनका भी विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले ये 3 नए कानून क्या है? पहला कानून कहता है कि किसान अपनी फसल को जहां उसका मन करे बिना टैक्स दिए बेच सकता है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी किसान किसी भी होलसेलर, बड़े रिटेलर, कंपनी, एक्सपोर्टर आदि से अपने मनचाहे दाम पर फसल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। और तीसरे कानून में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, ये 6 चीजें आवश्यक सूची से बाहर रखी गई है। साथ ही इन वस्तुओं की स्टॉक लिमिट मतलब भंडारण सीमा को भी हटा दिया गया है। किसानों के लीडर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एनजीओज, बड़े बड़े थिंकर्स का काम है ये कि समाज के निम्न से निम्न स्तर वाले किसान को सरकार की नीतियां यथावत उसकी भाषा में समझाई जाए। 20 सितंबर के दिन ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लगभग 15 भाषाओं में प्रेस रिलीज प्रकाशित करी। लगभग हर उस सवाल का जवाब लिखित रूप में था जो संभवतः विपक्ष और किसान के मन में उठना लाजमी था। उदाहरण के लिए एमएसपी खत्म हो जाएगी, जवाब में लिखा था एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। दूसरा, एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगी, जवाब में एपीएमसी मंडी का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, मंडी सिस्टम पहले की तरह ही जारी रहेगा। तीसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन हड़प लेगी, जवाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल और केवल फसल का एग्रीमेंट होगा, जमीन का नहीं, और अगर किसान चाहे कभी भी उस एग्रीमेंट को रद्द कर सकता है। चौथा, जमीन फसल विवाद पर किसानों को कोर्ट जाने का प्रावधान क्यों नहीं है, जवाब कोर्ट हर किसान के नजदीक नहीं है। दूसरा, न्यायालय के फैसले में देरी और कोर्ट कचहरी का खर्च किसान को और परेशान कर सकता है, इसलिए निर्धारित समय सीमा के अंदर एसडीएम लेवल पर ही फैसले का निपटारा तय किया गया। 2 बातें और, पहली, भंडारण सीमा को हटाने से जमाखोरी बढ़ेगी और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, एमएसपी को अलग से एक कानून बना जाए, सरकार हो चाहे प्राइवेट व्यापार, फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिकनी चाहिए। शायद वो 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें जिन पर ये सारा का सारा विरोध टिका है। अब इस विरोध की 3 बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहली, एपीएमसी मंडियां बंद होने का खतरा। अगर किसान अपनी फसल को एपीएमसी मंडी में न बेचकर प्राइवेट मंडी में बेचना शुरू कर दिया तो संभवतः कुछ साल बाद एपीएमसी मंडियां घाटे में चली जाएगी। फिर कौन गारंटी लेता है कि राज्य सरकारें इन एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं करेगी? तो एपीएमसी मंडियां कभी बंद नहीं होगी, इसकी गारंटी भारत का संविधान लेता है। आर्टिकल 47 राइट टू फूड में साफ साफ लिखा है कि राज्य अपने लोगों के पोषण, आहार और जीवन स्तर ऊंचा करने को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मान्यता देगा। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, मिड डे मील प्रोग्राम, आंगनवाड़ी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, आपदा प्रबंधन, ये सब वो योजनाएं हैं जिससे
केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करती है कि देश का कोई भी नागरिक कुपोषित या भूखा ना रहे। इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकारें एपीएमसी मंडियों की मदद से देश के किसानों से उनकी फसल खरीदती है। देश में खाद्य आपूर्ति कम न हो इसलिए सरकारें हर साल निश्चित एमएसपी पर लगभग एक सुनिश्चित मात्रा में फसलों की खरीदारी करती है। चूंकि एपीएमसी मंडियां राज्य सरकारों की अपनी व्यवस्था है और राशन वितरण प्रणाली सरकार का वैधानिक दायित्व, इसलिए जब तक देश में संविधान और धारा 47 है तब तक एक नहीं चाहे 1 लाख प्राइवेट मंडियां हो जाए, देश से एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होगी। अब बात करते हैं भंडारण सीमा हटने से अत्यधिक महंगाई बढ़ने का खतरा। सरकार ने 6 वस्तुओं को आवश्यक सूची से बाहर कर उनकी भंडारण सीमा को हटा दिया है। अब क्या होगा, बड़े व्यापारी बाजार से सारी फसल खरीदकर उनका स्टॉक कर लेंगे और फिर मनचाहे दाम पर बाजार में बेचेंगे। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। इस तर्क के बिना पर सरकार के तीसरे कृषि कानून का विरोध हो रहा है। 1950 से लेकर 1970 तक लगभग 20 साल भारत के पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए खाना नहीं था। इस त्रासदी को देखते हुए 1955 में एक कानून बनाया गया, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। जीने मात्र के लिए जो खाद्य वस्तुएं जरूरी थी उनका भंडारण करना गैर कानूनी हो गया। 70 का दशक आया, हरित क्रांति की शुरुआत हुई और भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चला। 90 के दशक में उत्पादन वृद्धि को देखते कई खाद्य योजनाएं शुरू करी गई, लेकिन इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अभी भी उसी रूप में लागू था। आज 21वीं सदी में भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद पैदा करता है। मतलब जितनी हमारी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हम पैदा करते हैं। आलम यह है कि सरकारी भंडारण में 280 लाख टन चावल जरूरत से ज्यादा जमा है, 120 लाख टन शुगर और अगले 3 सालों में लगने वाला गेहूं पहले से ही वेयर हाउसेज में पड़ा सड़ रहा है। वजह समय रहते इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन ना करना। इसी कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में ना ही बेहतर स्टोरेज यूनिट्स है, ना ही कोई एक्सपोर्ट चेन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगभग ना के बराबर और इन्वेस्टमेंट तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। उदाहरण के तौर पर बिस्किट बनाने के लिए केवल 2 चीजें चाहिए, व्हीट और शुगर। भारत में दोनों चीजों का बम्पर प्रोडक्शन होता है, फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में भारत का एक भी रिकॉग्नाइज्ड बिस्किट ब्रांड नहीं है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में झींगे एक मुख्य कृषि व्यवसाय है। इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त डिमांड है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ कोड़ियों के दाम बिकते हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर मीट सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। विदेश छोड़ो, खुद भारत में KFC का खाते, आलू और मसाले इतिहास है हमारा, फिर भी हर दुकान हर इंसान केवल US का लेज पसंद कर रहा। जब कुछ सालों में आलू बेचकर लेज बन सकता है, चावल बेचकर कुरकुरे बन सकता है, मीट बेचकर KFC और टमाटर शिमला मिर्च बेचकर डोमिनोज बन सकता है, तो सदियों से इन सब चीजों को बेचने वाला किसान आज 2 रोटी को मोहताज कैसे हो सकता है? किसान अन्नदाता है, देश का पेट भरता है। बेचा किसान ने अपना गेहूं 10-15 रुपए किलो, बदले में क्या मिला? उसी गेहूं से बना 50 रुपए किलो आटा, 70 रुपए किलो ब्रेड, 100 रुपए किलो नूडल्स, 200 रुपए किलो बिस्किट, 300 रुपए किलो पास्ता। किसान से आड़ती, आड़ती से लाला, लाला से होलसेलर, होलसेलर से छोटे रिटेलर, रिटेलर से स्ट्रीट पैडलर। लो हो गया 5 रुपए का आलू 50 रुपए में बिकने को तैयार। आज किसान को जरूरत है उसकी फसल के लिए एक अच्छे स्टोरेज की, एक ऐसी चेन की जो सीधा उसे एक्सपोर्टर या सुपरमार्केट से जोड़े, एक ऐसे सिस्टम की जो इन्वेस्टमेंट, FPOs और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर उसकी फसल में वैल्यू एडिशन करे। आज किसान को जरूरत है एक ऐसे मॉडल की जो उसे मजबूर और बंधक ना बनाकर आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव, एक किसान ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करे और इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 इस काम को करेगा। अब आखिरी में MSP एक कानून पर बात करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अलग से एक कानून बनाया जाए। सरकार हो चाहे प्राइवेट व्यापार, अगर कोई भी किसान की फसल को MSP से नीचे खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होने का प्रावधान हो। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP हिंदी में मूल्य आयोग, फसलों के उत्पादन में लगने वाली लागत और मुनाफा दोनों को जोड़कर एक मूल्य राशि डिसाइड करता है जिसे MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। अब मूल्य आयोग इस निर्धारित MSP को नीति आयोग के पास भेजता है। नीति आयोग से कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्रालय
में विचार होने के बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग एमएसपी पर फैसला लेती है और अंततः एक गैजेटेड नोटिफिकेशन के माध्यम से देश में एमएसपी की घोषणा की जाती है। इसका मतलब एमएसपी पहले से ही लिखित रूप में एक ऑथोराइज्ड लीगल डॉक्यूमेंट मतलब अधिकृत कानूनी दस्तावेज है, जिसके लिए सरकार वैधानिक रूप से हमेशा उत्तरदायित्व है। केवल 6% बड़े किसान ही अपनी फसल को एमएसपी पर बेच पाते हैं, जो मुख्यतः पंजाब और हरियाणा से आते हैं। केवल इस 6% खरीदारी से ही सरकार के गोडाउन भरे पड़े हैं। जरूरत से ज्यादा खरीदने पर फसल ना सड़े, इसलिए सरकार फसल को वापस बाजार में बेच देती है। सरकार खरीदती जरूर एमएसपी पर है, लेकिन बाजार में कम दाम पर बेचती है। इस कानून के आने से सरकारी खरीदारी जरूर बढ़ेगी, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 8 से 10% किसान ही सरकारी महकमे को अपनी फसल बेच पाएंगे। होगा क्या कि सरकार के पास पहले से ही भरे गोदामों में अब 1.5 से 2 गुना और ज्यादा उत्पाद जमा हो जाएगा, जो मजबूरन बहुत ही कम दाम में सरकार को वापस बाजार में बेचना पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि व्यापारी या कोई कंपनी अब किसान की बजाय सीधा सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कम दाम पर फसल खरीदना शुरू करेगी। क्योंकि यह एमएसपी कानून केवल और केवल किसानों पर लागू होगा, इसलिए व्यापारियों का सरकार से एमएसपी से कम दाम पर खरीदना गैर कानूनी नहीं होगा। और कुछ इस तरह यह एमएसपी कानून 10% बड़े किसानों को छोड़कर बाकी 80% छोटे किसानों की जिंदगी को तबाह कर देगा। इस पूरे प्रदर्शन में 2 नाम और उनकी रिपोर्ट का बहुत जिक्र हुआ, एक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, दूसरा शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट। 2004 में स्वर्गीय अटल वाजपेयी ने एक किसान कमीशन बनाया, जिसका मकसद किसानों की समस्या और कृषि क्षेत्र को लाभकारी कैसे बनाया जाए यह निष्कर्ष निकालना था। इस कमीशन की रिपोर्ट 2006 में कांग्रेस के समय आई, जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट नाम से प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में सुझाव बहुत थे, लेकिन प्रदर्शन में खास एक बिंदु पर कुछ ज्यादा जोर दिया गया कि किसान को मिलने वाली एमएसपी कृषि लागत से 50% ज्यादा होनी चाहिए। सुझाव लैंड रिफॉर्म्स के भी थे, पर क्योंकि 6% किसानों के यहाँ हाईवेज निकल गए तो समस्या नहीं है। सुझाव इरिगेशन रिफॉर्म्स के भी थे, पर क्योंकि 6% किसानों के यहाँ साथ डैम्स है तो लाइट भी है, इसलिए हर खेत ट्यूबवेल्स भी है तो समस्या नहीं है। सुझाव प्रोडक्शन ग्रोथ के भी थे, पर क्योंकि 6% किसानों के यहाँ सबसे ज्यादा उपज होती है तो समस्या नहीं है। सुझाव सस्ते क्रेडिट और लोन्स के भी थे, पर क्योंकि चुनाव आते ही कर्ज माफ हो जाया करते थे तो समस्या नहीं है। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट में सुझाव एक देश एक मंडी एपीएमसी के बाहर छोटी या बड़ी प्राइवेट मंडियों की स्थापना भी था, पर क्योंकि 6% किसानों की फसल एमएसपी पर बिक जाती है तो प्राइवेट मंडियों की क्या जरूरत है तो बस इस रिपोर्ट के केवल 50% एमएसपी वाले फॉर्मूले के लागू होने की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने शांता कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का लक्ष्य फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पुनर्गठन और कार्यकुशलता में नए आयामों की खोज करना था। कमेटी की रिपोर्ट का निष्कर्ष और सुझावों को छोड़कर प्रदर्शन में केवल एक बिंदु पर पूरा जोर दिया गया कि केवल 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट तो फूड प्रोक्योरमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को प्रमोट करने को कहती, वो पॉइंट का तो कोई जिक्र नहीं है। सरप्लस स्टॉक को वापस बाजार में बेचने को कहती, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपनी प्रोक्योरमेंट लिमिट करने को कहती। मतलब किस संदर्भ में कोई बात बोली गई और उसके सुझाव में क्या कहा गया, इन विषयों को दरकिनार कर केवल अपनी बात का वजन रखने के लिए कुछ खास बिंदुओं का जिक्र चल रहा। प्रमाणित तथ्यों का आधार किसी वक्तव्य से ज्यादा हकीकत बयां करता है। 1965 का समय था, 1 तोले सोना, 1 क्विंटल गेहूं और एक सरकारी मुलाजिम की मिनिमम तनख्वाह तीनों लगभग 70 रुपए थी। कांग्रेस का शासन था, गरीबी हटाओ का नारा, कभी 5 कलमी कार्यक्रम, कभी 10 कलमी और कभी 20 कलमी कार्यक्रम की सूची लगती रही। गाँव में बिजली, किसानों को मदद, सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा, हर इंसान को घर, 2 चिल्ड्रन पॉलिसी, ई गवर्नेंस। साल बीतते रहे और वादे बदलते गए और 60 साल में कर्मठ देश सेवा के बाद 2014 में
एक मजदूर की दिहाड़ी किसी किसान की आय से ज्यादा थी। इन 60 सालों में ना कभी पंजाब में ना हरियाणा में और बस एक बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा। इसका मतलब 60 सालों में देश में और खासकर इन 3 राज्यों में जो किसान जीवन में चमत्कार हुआ उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं रहा। केवल 6 साल पहले 2014 में केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार आई, कार्यक्रमों की सूची नहीं बनी, उज्ज्वला योजना आई और सीधा सभी को गैस सिलेंडर मिले, सौभाग्य योजना आई, हर गांव को बिजली पहुंची, आयुष्मान भारत योजना आई, सभी को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना आई, हर गरीब को उसका अपना घर मिला, पीएम किसान योजना आई, किसान को सीधा उसके बैंक खाते में कैश सब्सिडी पहुंची। केवल वक्तव्य नहीं, प्रमाणित तथ्यों का आधार असल हकीकत बयां करता है। कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप्स के लिए 700 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, बुजुर्ग किसानों के लिए मानधन योजना, 3000 रुपए पेंशन की शुरुआत करी, 50,000 करोड़ की कृषि सिंचाई योजना शुरू करी, पशु रोग नियंत्रण के लिए 13,500 और पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज करा, फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का अनुदान करा। बेशक ये फैसले 60 साल जैसे चमत्कारी नहीं थे, लेकिन पिछले 2 साल से किसान जीवन को बेहतर और आय दोगुनी करने के लक्ष्य से जरूर लिए थे। आज दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद भारत में पैदा होता, फिर भी दुनिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत का केवल 2% हिस्सा। भारत लगभग $35 बिलियन का एक्सपोर्ट करता, वहीं इतना सा नीदरलैंड $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करता, जिसके किसानों की आय 1.5 से 2 लाख रुपए पर महीना। हवाबाजी में बात नहीं होती। 2018 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस देश में एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू करी। इस पॉलिसी का मकसद इस देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना है। ऐसा करने के लिए इस देश का कृषि एक्सपोर्ट $35 बिलियन से बढ़ाकर $60 बिलियन करने का लक्ष्य है। इसलिए 2018 से सरकार का लिया हर एक फैसला किसानों के बेहतर भविष्य और दोगुनी आय करने के मकसद से लिया गया है। फैसले उनका विरोध और विरोध करने का प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढांचे का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर लिए गए फैसलों में किसी भी हिंदू का क्या लेना देना है। 370 हटी तब हिंदू की माँ बहन को गाली, CAA का विषय आया तब हिंदुओं को गाली और आज कृषि कानून आया तब भी हिंदू बहन बेटी टके पर बिखरी। जिन ईश्वर रूपी आत्माओं ने इस भारत को बनाया, इस मिट्टी की बहन बेटियों को बचाया, वो बसते हैं हर हिंदू हर भारतीय के दिल में, पूजनीय और भगवान है वो हमारे। लेकिन आज दुख हुआ होगा उन महान आत्माओं को यह देखकर कि उनके करे गए नेक कृत्य को कौन लोग किस सोच के साथ और किस विषय पर ये क्या बोल रहे हैं। हर वो आवाज या कोई एक झंडा, चाहे 370 की आड़ में हो या CAA या अब किसान आंदोलन की, अगर भारत का विभाजन या इसके टुकड़े करने की विचारधारा रखता है तो बिना किसी संकोच के तुरंत शांत कर दिया जाएगा और जिन्हें अवार्ड वापसी करने हैं तुरंत अवार्ड के साथ साथ मिलने वाली राशि और सुविधा दोनों वापस करना मत भूलना। जाने से पहले एक बात और, लगभग 10,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। फसलों का खराब होना या तो सूखा पड़ना या बाढ़ आना इन आत्महत्याओं का प्रमुख कारण है। कितने किसान यूनियंस और उनके नेताओं ने खासकर इन 3 राज्यों से आंदोलन करे कि हर खेत पानी पहुंचना चाहिए, हर फसल बीमा सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यह इनकी समस्या नहीं है। जो किसान संगठन और नेता दिल्ली और दिल्ली में बैठी सरकार को हिलाने का मादा रखते हैं, क्या वो किसी गरीब किसान का शोषण करने वाली मंडी, आड़ती या व्यापारी का इलाज नहीं बांध सकते? बेशक, लेकिन अगर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम करेगी तो इस देश में राजनीति कौन करेगा? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, फसलों के 3 प्रकार, 1000 से ज्यादा फसल और उन्हें उगाने वाले 15 करोड़ किसान परिवारों के लिए नई कृषि व्यवस्था लाई है। देश में सरकारें उनके लिए गए फैसलों के आधार पर शासन करती है। वर्तमान भारत सरकार ने वो फैसले लिए हैं जिसकी कल्पना करना नामुमकिन था, और अगर आज ये फैसला विपक्ष, कुछ राज्यों और नेताओं को इतना ही किसान विरोधी लगता है तो जिस दिन कोई एक APMC मंडी बंद होएगी या भारत सरकार MSP को खत्म करेगी या कोई कॉरपोरेट किसी किसान की जमीन को हड़प लेगा। आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। एक ऐसा जन जागरण करना, देश को इकट्ठा कर ऐसा आंदोलन करना, उनकी वोट का इस्तेमाल कर इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना। लेकिन जब तक कुछ ऐसा ना हो तो बिना किसी तर्क के केवल संभावित आकांक्षाओं के आधार पर नई कृषि व्यवस्था का विरोध
विरोध केवल फैसले या सरकार का विरोध नहीं है, ये उन 80% छोटे किसानों के सपनों का भी विरोध है जो 70 साल से इस शोषण कृषि व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। सरकार सबका साथ सबका विकास वाली है। जैसे 6% ने कमाया वैसे अब पूरा देश कमाएगा। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय